हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपका अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो आज का वीडियो इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया था। सारा चीज़ उसका देख लेते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज PYQ वगैरह सब हो गया था। तो अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 जो है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका जिक्र पहले भी आ चुका होगा और वो आया है सबसे पहले तो पॉलिनोमियल चैप्टर में, क्योंकि जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग तरीके से। तो एक होता है डिग्री के बेसिस पे, एक होता है टर्म के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे अपने पास 3 आता था, मतलब बेसिकली हम लोग 3 ही जाते हैं, उसके बाद सबको पॉलिनोमियल बोल देते थे। तो 3 में सबसे पहले आता है एक लीनियर आता है जिसका डिग्री क्या होता है 1। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री होता है 2। उसके बाद आता है क्यूबिक जिसका डिग्री होता है 3। फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री होता है 4। तो यहाँ पे जो अपने को पढ़ना है केवल इसके बारे में पढ़ना है, मतलब क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा एक चैप्टर ही है क्वाड्रेटिक, ये जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं डिग्री बेसिस पे, जिसमें क्वाड्रेटिक आता है जिसका डिग्री 2 होता है, उसके बेसिस पे पूरा एक चैप्टर ही है। अब देखा जाए इस चैप्टर में क्या क्या जानना है, सीखना है, समझना है, पढ़ना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले अपना चैप्टर का नेम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब कोई भी इक्वेशन में या कोई भी एक्सप्रेशन में अगर डिग्री 2 दे रखा है तो उसको हम लोग बोल देंगे क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि वहाँ इक्वल्स टू लगा होना चाहिए। जैसे होता है, फ़र्क क्या होता है, जैसे एक्सप्रेशन एक होता है, एक होता है इक्वेशन। अगर हम लिख दें 2x² + 3x + 4 तो ये एक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसी चीज़ को इक्वेशन लिखना हो तो हम लिखेंगे 2x² + 3x + 4 = 0। तो इक्वेशन अगर किसी चीज़ को कहना है तो वहाँ इक्वल्स टू लगा होना चाहिए, और एक्सप्रेशन जो अपने पास टर्म से जो बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अपने पास चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कहीं ना कहीं इक्वल्स टू लगा होगा। तो अब जब कभी भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खास बात क्या है, तो सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन होगा उसका डिग्री कितना होना चाहिए 2। तो इक्वेशन हैज़ डिग्री ऑफ 2। तो इक्वेशन के पास डिग्री क्या होना चाहिए 2। और डिग्री कहने का मतलब सिंपल, यहाँ पे हम पावर के बारे में बात करें। जो पावर लगा रहता है किसी भी इक्वेशन में उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं, और डिग्री इस इक्वेशन में कितना होना चाहिए 2। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है, मतलब जो जनरल इक्वेशन होता है, या फिर हम कह लें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होता है कुछ इस तरीके से ax² + bx + c = 0। इक्वेशन बताना तो इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। ये हो गया जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है उसके बारे में जान लिया जाए। तो ये जो जनरल फॉर्म हम लिखे हैं एक्स के फॉर्म में लिखे हैं, एक्स के टर्म में लिखे हैं। यहाँ पे जो ए बी सी होता है ये होता है अपने पास रियल नंबर्स, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 2 कुछ भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर 0 जो होता है वो भी रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्टी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम ए को 0 कर दें तो ये जो पूरा पार्टी है अपने पास वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक के लिए इसको रहना ज़रूरी है, बाकी सब खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि एक अपने पास जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये अपने पास जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, और उसमें पावर कितना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए 2। अब जब हम लोग के पास डिग्री 2 है, इक्वेशन का पावर 2 है, तो इसका जो सॉल्यूशंस निकलता है, मतलब यहाँ पे जो आंसर निकलेगा, तो अब हम लोग, ये तो जनरल फॉर्म के बारे में बात हो गया, अब इसको साफ करके चलते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो थोड़ा साफ कर दे इसको। तो अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म, वो है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए थे। डिग्री 2 होना चाहिए भी पता चलिए। तो अगर डिग्री 2 है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस निकलता है, मतलब जो आंसर निकलेगा, x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे वो 2 निकलेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज़ 2। और वो जो सॉल्यूशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से, अल्फ़ा और बीटा से। अगर याद आ रहा हो हल्का फुल्का, हम लोग उसमें पॉलिनोमियल वाले में देखे थे सेकंड चैप्टर में, अल्फ़ा बीटा सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है 2 होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। अब बात होगा कि ये निकलेगा कैसे, ये जो सॉल्यूशन है वो निकलता कैसे। तो जब कभी भी हम लोग सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो 2 मेथड होता है। ठीक है, 2 मेथड होता है सॉल्यूशन का, 2 मेथड फॉर
सॉल्यूशन। अब दो मेथड क्या क्या होता है, तो सबसे पहला जो मेथड है अपने पास उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जो पहला मेथड उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, तो जो उसमें कर रहे थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके सॉल्व कर रहे थे ना, जो क्लास 8 में भी तुम लोग क्या होगा कि अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो पता चल जाएगा। तो एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला में हम लोग इस्तेमाल करते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसी भी मेथड से करेंगे, दो आंसर निकलेगा अपने पास। एक निकलेगा अल्फ़ा जिसको हम लोग बोलेंगे, एक निकलेगा बीटा जिसको बोलेंगे। तो दो आंसर के लिए अलग अलग नाम दे दिए, अल्फ़ा और बीटा। तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कि ये जो अल्फ़ा मतलब जीरोज़ आ रहा था, जिसको हम लोग जीरोज़ बोल रहे थे, सॉल्यूशन बोल रहे थे, ये जो जीरोज़ आ रहा था उसका हम लोग सम भी निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। मतलब ये इक्वेशन अगर दे रखा है, इस इक्वेशन से अगर हमको सम निकालना है तो हम लोग सम कैसे निकाल रहे थे, अगर याद हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करके। अगर इसी इक्वेशन से अगर हमको प्रोडक्ट निकालना है जिसको हम लोग अल्फा बीटा बोल रहे थे, वो क्या था, सी अपॉन ए। ये हम लोग उस चैप्टर में पढ़े तो, और यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बेसिकली अभी हम लोग बात कर लिए किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं और फार्मूला से श्रीधर आचार्य फार्मूला इस्तेमाल करें। अब श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या है उसको देख लिया जाए। तो इसको थोड़ा सा जगह बना ले, यहाँ पे सारे फार्मूला है उसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो मान लो दो सॉल्यूशन है अपने पास, दो जीरोज अपने पास या दो रूट्स अपने पास, सब आंसर ही होता है, रूट सॉल्यूशन जीरो सब यही जो आंसर वैल्यू निकलता है उसी को बोलते हैं। तो हम लोग अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, माइनस बी, मतलब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अभी बहुत हार्ड लग रहा होगा लेकिन करते करते याद हो जाएगा, बहुत हार्ड है नहीं है। ठीक है, वैसे बीटा निकलना तो माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला था। अब दोनों को एक साथ अगर लिखना चाहें हम, मतलब ये दोनों फार्मूला को एक साथ लिखना चाहें और यहाँ पे हम बोलते हैं जीरोस, मतलब अगर हमको जीरोस निकालना है तो क्या फार्मूला बनेगा, तो देखो दोनों को एक साथ कंबाइन करके अगर लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मतलब दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे लास्ट में जब जो भी अपने पास आएगा एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस करेंगे, तो हम लोग दो आंसर दो अलग अलग सॉल्व करने से बेहतर कि दो आंसर एक साथ निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जीरोज निकालने का श्रीधर आचार्य फॉर्मूला ये होता है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म देखा है तुमने, उसको फिर से डिस्कस किया जाएगा, इससे भी सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चंस को। तो दो मेथड हो गया अपने को जीरोज निकालने का, सॉल्यूशन निकालने का, आंसर निकालने का, वैल्यूज़ निकालने का, अल्फा बीटा निकालने का। वो क्या हो गया, एक हो गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, दूसरा हो गया अपने पास श्रीधर आचार्य फार्मूले से। अब जब श्रीधर आचार्य फार्मूला इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे ये जो टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग छोटे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब छोटे से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम लोग बोलते हैं डी। ठीक है, अब डी क्या होता है उसको देख लें, पहले इसको साफ कर देते हैं। क्या क्या देख लिया हम लोग, जनरल इक्वेशन देख लिए, फिर रूट्स देख लिए कि रूट्स कैसे निकलेगा, रूट्स जीरो सॉल्यूशन रूट्स कैसे निकलेगा, कौन कौन से मेथड से निकलेगा, और श्रीधर आचार्य फार्मूला था अपने पास। तो श्रीधर आचार्य फार्मूला में जो अपने पास एक टर्म था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल डी से। कैपिटल डी कहने का मतलब हो गया, इसका नाम दिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब इसको हम निकालते क्यों हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोला जाता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको निकालते क्यों है, ये क्यों आ रहा है उसको आप जान समझ लिया जाए। तो बात क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जीरोज बोल रहे हैं, ये अल्फ़ा बीटा हम लोग निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा का जो आंसर हो सकता है किस तरीके का हो सकता है, सबसे पहले तो रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल, दो कंडीशन लगा देते, रियल एंड अनइक्वल। दूसरा हो सकता है रियल एंड इक्वल, और तीसरा हो सकता है कि निकलेगा ही नहीं, जिसको हम लोग बोल देते हैं इमेजिनरी। ठीक, तो तीन कंडीशन होता है जब सॉल्व किया जाता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो तीन कंडीशन अराइज होता है कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कई बार जो जीरोस है, मतलब जो आंसर है वो रियल और अनइक्वल आता है। रियल और अनइक्वल कहने का मतलब क्या है, दोनों आंसर निकलेगा और दोनों अलग अलग निकलेगा। तो जब दोनों आंसर निकल रहा है और अलग अलग निकल रहा है, हमको केवल ये पता करना है कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसा किस तरीके का आंसर निकलेगा। मतलब एक तरह से इस चीज़ को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये जो चीज़ हम लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो जब कभी हमको बिना सॉल्व किया, मतलब बिना आंसर निकाले, मतलब केवल इक्वेशन है और हमसे ये पूछ दिया कि किस तरीके का आंसर निकलेगा, मतलब आंसर निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा,
तो जैसे मान लो अगर हम लोग सॉल्व कर कोई अच्छा इक्वेशन दे रखा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हुए गए, लास्ट में पता चला कि यार इसका तो आंसर ही नहीं निकल रहा, तो खुद पे सेल्फ डाउट होने लगेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि उसका आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। वो जो चेक करना हो यहीं से चेक करते हैं, डी से चेक करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब वो कैसे चेक होता है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब कभी भी डी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो उस केस में जो रूट्स होगा वो रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। मतलब इसको हम सॉल्व किए तो डी का वैल्यू आ गया 10, तो ग्रेटर देन 0 है। तो जब कभी भी ग्रेटर देन 0 आएगा डी, तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उसका रूट्स निकलेगा और कैसा निकलेगा, अनइक्वल, मतलब दो अलग अलग आंसर निकलेगा, ये हमको पता चल गया। वैसे मान लो अगर हम डी को सॉल्व करते हैं और आंसर अपने पास 0 आ जाता है, डी को हम लोग सॉल्व किए और अपने पास आंसर 0 आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स रियल और इक्वल, मतलब दो आंसर निकलेगा, दोनों सेम आंसर निकलेगा। ठीक है, जो रूट्स मतलब अल्फा बीटा हम लोग निकाल रहे थे दोनों सेम ही निकलने लगेगा और इक्वल मतलब रियल रहेगा। ठीक, तीसरा कंडीशन क्या होता है, तो तीसरा कंडीशन ये हो जाता है कि जब कभी भी सॉल्व किया जा रहा है और ये लेस देन 0 आने लगे, कहने का मतलब डी का वैल्यू लेस देन 0 आने लगेगा। अगर फॉर्मूला याद हो तुम लोगों को श्रीधर आचार्य वाला, उसमें हम यही तो लिख रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही तो फॉर्मूला लिखा जा रहा था। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही तो है डी, इसी को तो डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं। तो जब डी लेस देन 0 आने लगे मतलब अंडर रूट में क्या माइनस आने लगा, और अभी तक हम लोग अंडर रूट में माइनस वाला चीज़ कोई पढ़े नहीं है। तो जब कभी भी अंडर रूट में माइनस आने लगेगा तो उस समय जो रूट्स हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे, इमेजिनरी, मतलब हमारे लिए वो आंसर फिलहाल नहीं निकलेगा। तो इसको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर याद है कि अंडर रूट में अगर माइनस है तो कैसे सॉल्व करना है, तो वो क्लास 11th का चीज़ है। तो फिलहाल अगर अंडर रूट में माइनस आने लगे तो हम लोग रूट्स को क्या बोल देंगे, इमेजिनरी। दो तरीके का नंबर होता है, फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल जो सच में है, इमेजिनरी मतलब जो ख्यालों में है। तो यहाँ पे जब कभी डी का वैल्यू लेस देन 0 आने लगेगा तो रूट्स को हम क्या बोल देंगे, इमेजिनरी बोल देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारा चीज़ समझ आया होगा। अब जो भी पढ़े हैं उसको एक पेज है, मतलब यहीं पे समअप करके ख़त्म कर देते हैं जो भी अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इसको साफ़ करते पहले, और जो भी पढ़े उसको एक पेज में देख लिया जाए। तो बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं, इसलिए एक पेज में ख़त्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, जनरल इक्वेशन देखें। जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, a b c क्या है, रियल नंबर है, और कंडीशन क्या है, a जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग यही देखें। उसके बाद क्या देखें, हम लोग ज़ीरोज़ देखें। ज़ीरोज़ कहने का मतलब सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन कहने का मतलब हम लोग रूट्स देखें। रूट्स क्या होता है, दो रूट्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। अब अल्फ़ा बीटा निकालने का दो मेथड देखें हम लोग, एक देखें फैक्टराइजेशन मेथड और एक देखें फार्मूला मेथड। फार्मूला में हम लोग क्या इस्तेमाल किया, श्रीधर आचार्य फार्मूला इस्तेमाल किया, जो क्या था अपने पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला था अपने पास, 4ac था। ठीक है, तो ये हम लोग देखें। उसके बाद अपने पास आ जाता है डी। डी कहने का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी आता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला क्या था, डी का था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग क्यों निकाल रहे थे, तो ये हम लोग निकाल रहे थे नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए कि किस तरीके का आंसर आता है। तो जो अगला चीज़ था हम लोग क्या जाने, नेचर ऑफ रूट्स जाने। नेचर ऑफ रूट्स में क्या क्या पता चला कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो जो रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल एंड रियल हो जाएगा। और डी का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो कैसा रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं, देखो यहाँ इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं था बताने को, इसलिए एक पेज में हम सारा चीज़ डिस्कस कर दिए। जो भी हम लोग सारा चीज़ पढ़े उसको 2 मिनट में यहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस कर दिए। ऐसा हर चैप्टर में नहीं हो पाया है क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं होता है और दूसरी चीज़ इतना कम कंटेंट नहीं होता है। तो इस चैप्टर में अब अपने को क्या करना है, तो अपने को सॉल्व करके आंसर ले आना। कहने का मतलब इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है, जो हम लोग पढ़े उसका इस्तेमाल कैसे करना। तो इस चैप्टर में अपने को सबसे पहले बताना है कि कोई इक्वेशन दे रखा है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो जो पहला एक्सरसाइज है उसमें बस यही बताना है, या तो इक्वेशन फॉर्म करके बताना है या तो देख के बताना है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। उसके बाद अपने को क्या करना होगा, तो उसके बाद रूट्स निकालना होगा। मतलब उसके बाद वाले एक्सरसाइज में हम लोग को क्या करना होगा, रूट्स निकालना होगा। मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। वो आंसर हम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, श्रीधर आचार्य से भी निकाल सकते हैं, जिससे अपने को आसान पड़ेगा। उसके बाद क्या करना होगा, अपने को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानना पड़ेगा कि किस तरीके का आंसर निकलेगा।
तो जब हम लोग सारा सीख जाएंगे तो फिर सबको एक साथ इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो अगर कोई अपने पास इक्वेशन है तो देख के पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले हम उसका नेचर देखेंगे कि उसका आंसर निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। तो अगर आंसर निकल रहा होगा तो हम लोग देख लेंगे कैसा आंसर निकल रहा है, इक्वल, रियल, अनइक्वल, कैसा आंसर निकल रहा है, इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी निकल रहा है तो सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई निकल रहा है तो हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसको साफ करते हैं। अपने पास एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। इसमें भी फर्स्ट का कई सारा क्वेश्चन है। फर्स्ट में लगभग 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन करके देखा जाएगा। तो अभी हम बताएं कि क्या क्या करना है। तो पहले एक्सरसाइज में केवल ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन मालूम होना चाहिए कि ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी a b c रियल नंबर होता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है उसको देख लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 3। तो देखो यहाँ अभी हम क्या बोले थे कि डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिग्री 2 केवल नहीं ढूंढना है, पहले उस इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो यहाँ 2 तो दिखाई दे दिया, केवल इसको देख के हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2ab। इधर भी सॉल्व कर लेंगे तो 2x - x, परिवार मिलन कर लेंगे क्योंकि एक तरफ हमको क्या चाहिए 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो एक साइड हमको 0 चाहिए, बाकी सारा परिवार एक तरफ। तो यहाँ पे x² लिखेंगे, फिर 2x + 2x इधर है, ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो दोनों कैंसिल हो गया तो यहीं पे कट कर देते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। +1 इधर आया तो +6, तो कुल मिला के आ गया +7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है भाई, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना दिखाई दे रहा, डिग्री 2 दिखाई दे रहा और इक्वल में 0 लिखा है। तो अगर डिग्री 2 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। तो अब इसी तरीके से सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं बगल में करके देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, तो x² - 2x = -2 ब्रैकेट में 3 - x सॉल्व करते हैं। तो x², पेन का कलर चेंज, इसको तो x² - 2x -6 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x आएगा, ठीक है। परिवार मिलन कर लें तो x² -2 है और ये प्लस इधर आएगा तो -2, तो -2 -4x +6 इधर -6 इधर आएगा तो +6 = 0। तो ये भी तो दिख रहा है उसी तरीके से, x² + bx + c। और मेन हीरो वाला टर्म कौन है अपने पास, ये होना चाहिए, बाकी ये दोनों हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देख लो x वाला टर्म नहीं था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी वो क्वाड्रेटिक था। सेम कहानी यहाँ पे, ये होना चाहिए, बाकी कोई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है अपने पास, मतलब डिग्री 2 वाला है अपने पास, तो ये भी क्या है अपने पास, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। ये इक्वेशन दे रखा है, अब इसको सॉल्व करना अपने को। सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। उम्मीद करते हैं मल्टीप्लाई आता होगा तुम लोगों को। x को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, x² + x है, -2 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से तो ये आया। सेम x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो x² + 3x, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो -x - 3 होगा। अब क्या कर ले, परिवार मिलन कर लें। तो परिवार मिलन करने से पहले अपने को क्या क्या दिखाई देगा, ये x² है, ये भी x² है, ये इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। और जो मेन हीरो है अपने इक्वेशन का वही कैंसिल हो गया। तो जब मेन हीरो का ही कहानी खत्म हो गई तो फिल्म कहाँ से चलेगा आगे। तो ये था x, ये था +3x, ये -x। सबको अब सॉल्व करके एक तरफ लिखते = 0 के साथ। x ये है और यहाँ पे है अपने पास 2x, प्लस का 2x इधर आएगा और प्लस -2x होगा और ये है अपने पास प्लस का x, तो -x आएगा और -2x, तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा -3x। फिर से एक बार, ये x है, ये -2 है, तो यहाँ आएगा -1 बचेगा, यहाँ पे +2 बचेगा, +2 इधर आएगा तो -2 होगा, तो कुल मिला के अपने पास यहाँ जो आ गया वो आ गया -3x। वैसे ये -2 है, ये -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो जो मेन टर्म है अपना x² वाला वो है ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद दिस, तो a = 0 आ जाएगा। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आए बात, ये लिखना पड़ेगा कि अगर हम कंपेयर करेंगे इस वाले को इससे तो अपने पास
डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ आया? ऐसे चौथा वाला कर लिया जाए। वो क्या कह रहा है कि वो भी कह रहा है कि ऐसे कुछ x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लें तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। जादू नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि लगा के मल्टीप्लाई करना, तुम लोग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब परिवार मिलन कर लें तो ये 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो केवल बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस 5 बचेगा, और ये है प्लस 5, इधर आएगा तो -5 -5 माइनस 10x, और यहाँ बचा केवल -3। तो ये इक्वेशन लास्ट में बच रहा। अब देखो बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं? तो मेन हीरो है अपने पास, मेन हीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अभी तक केवल थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, बाकी चारों मतलब 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था अपने पास, ठीक है। साफ कर लेते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और वह अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5, उसके बाद है x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना अपने को, तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा वो देख लिया जाए। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, सेम इधर मल्टीप्लाई कर लें तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब क्या कर रहे हैं परिवार मिलन, तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, -6 -1 तो इधर बचा -7, ठीक है। इधर क्या अपने पास प्लस का 4, -7 यहाँ है, +4 यहाँ है, +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11x, ठीक है। प्लस का 3 यहाँ है, माइनस का 5 यहाँ है, इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये अपने पास इक्वेशन बच रहा है। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो भाई मेन हीरो है अपने पास, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही चलते छठवें क्वेश्चन पे, इसको साफ कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना, 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम लोगों को करना है, एक क्वेश्चन तुम लोगों को कर रहा है, इसके बाद वाला हम बताते हैं, तो ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों टाइप रहेगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का यहाँ होल क्यूब है इसीलिए हम बता रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला आएगा इसलिए हम बता रहे हैं, तो ये भी छोड़ देते हैं, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे कर लें, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब, बता देते हैं साइड में फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला और ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला, दोनों फार्मूला बताते हैं क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में ए माइनस बी का होल क्यूब इस्तेमाल हुआ। तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। सेम यहाँ पे बात कर ले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। प्लस वाले में सारा प्लस होता है, माइनस वाले में सारा माइनस होता है, कब, जब ब्रैकेट में लिख रहे हैं, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, इसका थोड़ा ख्याल रखना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कहने का मतलब है ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको सॉल्व कर ले तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब आगे, तो आगे परिवार मिले, x क्यूब को इधर भेज देते हैं या फिर इधर ही लिया दो, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि x क्यूब प्लस 2 इधर का तो -2, सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 6x स्क्वायर तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 और प्लस 2 तो प्लस 14x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो अब बताओ अपना जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना आ गया 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है क्यूबिक इक्वेशन। तो अपने को पूछा था क्वाड्रेटिक, तो उस हिसाब से ये गलत हो गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये है अपने पास क्यूबिक इक्वेशन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो तुम लोगों को खुद करना है, वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो उसको खुद से ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8, ठीक है। तो ये पहला सारा कंप्लीट हो गया, इसमें केवल ये बताना था क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। डिग्री अगर 2 मिलता तो क्वाड्रेटिक होता, नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। कैसे पता चलेगा, सॉल्व करके, ठीक। अब हम लोग चलते सेकेंड वाले पे। देखो इसमें जो सेकेंड वाला है वो तो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस वर्ड प्रॉब्लम में वैसे तो बोला है कि हम लोग को आंसर भी पूछा है, जो भी वो क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी पूछा है, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे अभी। हम लोग केवल इक्वेशन से क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बनाएंगे, जो भी अपने पास प्रॉब्लम है और जो भी सिचुएशन दे रखा उस सिचुएशन से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जो सॉल्व करने वाला बारी होगा हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज से सीखेंगे। अभी हम लोग केवल इक्वेशन फॉर्म करेंगे कि उस क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या लेट करना है, कैसे लेट करना है, ठीक है। तो जो सेकेंड का फर्स्ट है अपने पास उसको देखा जाए। इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दे रखा अपने को 528। अब देखो साइड में हम लोग समझ लें, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल में दो चीज़ होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। और अगर हम एरिया बोलते हैं रेक्टेंगल का तो वो होता है L/B। अब एरिया दे रखा अपने को 528 क्वेश्चन के हिसाब से, और कह रहा है कि जो लेंथ है वो 1 ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से। ये सिचुएशन दे रखा है, लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। जो लेंथ है वो 1 ज़्यादा है ब्रेथ के 2 गुना से। तो अब हम लोग क्या क्या लेट कर सकते हैं, तो हम लोग को एरिया दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम है, तो दो ही तो वेरिएबल चाहिए, लेकिन दोनों आपस में रिलेट करना चाहिए। वो रिलेशन यहाँ पे दे दिया। अब इस सारे सिचुएशन को हम लोग शब्दों में लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेट कर लें, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, bx मीटर, ठीक है। उसी हिसाब किताब में देन द लेंथ तो दे रखा है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा 2x + 1 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 गुना और 1 ज़्यादा है। तो ब्रेथ अगर हम लोग x लिए हैं तो ब्रेथ का 2 गुना हो जाएगा 2x, और 1 ज़्यादा मतलब +1 कर दिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो वी नो करके लिख देंगे या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। पहले वी नो कर देते हैं कि वी नो हम सब जानते हैं, तुम सब कुछ लेके भी फरियाद करोगे तो L/B ये होता है। गिवन में ए क्या दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बात कर ले। ए है अपने पास 528, एल है अपने पास 2x + 1 और बी है अपने पास x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x, और 528 को इधर लेते हैं तो होगा 528, और ये हो गया अपने पास 0। तो ये जो चीज़ है अपने पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्या, तो बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करके आंसर ले आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आंसर नहीं ले आ रहे, बस अभी हम शब्दों में लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो हम लोग अगले एक्सरसाइज में जब सीख लेंगे सॉल्व कैसे करते हैं तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको साफ़ करते हैं, उम्मीद करते समझ आया होगा। तो अब अपने पास है सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306 दे रखा है, और इंटीजर्स को फाइंड करने बोला। तो जब कभी भी कंसेक्यूटिव इंटीजर के बारे में बात होगा, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर हम बोलते कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर तो 1, 2 ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। 5 के बाद कंसेक्यूटिव क्या आ जाएगा 6, 10 के बाद कंसेक्यूटिव क्या आ जाएगा 11। तो ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो अगर मान लो हम पहले वाले को x बोल रहे हैं, जैसे मान लो इसको हम x बोल रहे हैं, तो दूसरा वाला x + 1 होगा क्या, समझ आया। तो यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। हमको नहीं पता कि वो कैसा इंटीजर है, क्या इंटीजर, लेकिन हम तो ये तो बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार होगा, इतना तो हमको पता है कि लगातार होगा। तो अगर हम एक को x बोल रहे हैं तो दूसरे को x + 1 तो मान ही सकते हैं। तो अगर हम एक को x ले रहे हैं तो दूसरे को x + 1 मान लिया, और उसका प्रोडक्ट दे रखा है 306 के बराबर। तो हम लोग क्या कर ले, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, देन सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या कर ले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर दे रखा अपने को 306। अभी क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे जो अपने पास है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू 306। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, x² + x - 306 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर ले 306 को यहाँ लेते हैं, तो ये निकल गया अपने पास इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर से वही बात, फिलहाल आंसर नहीं निकालेंगे, फिलहाल हम लोग बस इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, वेरिएबल एक ही होना चाहिए यहाँ पे। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग 2 वेरिएबल ले रहे थे, दोनों का आंसर निकाल रहे थे अलग अलग मेथड से, लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल से रिलेट करना है दोनों सिचुएशन को, और उसके बाद इक्वेशन में रखना है, सॉल्व करना है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पे। सेकेंड का थर्ड क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन का एज जो भी है उससे उसकी माता जी 26 साल बड़ी हैं। तो रोहन का एज हम लोग क्या मान लें, लेट एज वाला क्वेश्चन उसमें भी आया था, तो याद करते तो यहाँ 2 वेरिएबल हैं लेकिन याद नहीं करना। तो लेट द एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, ये होगा, ठीक है। रोहन का एज कितना हो गया x साल,
देन द एज ऑफ रोहन्स मदर भी कितना हो जाएगा x प्लस 26, क्योंकि उसकी माता जी उससे 26 साल बड़ी हैं। तो ये सिचुएशन हो गया। आगे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट। तो आफ्टर 3 ईयर देयर एज, आफ्टर 3 ईयर, पेन चेंज कर देते हैं, तो 3 साल बाद दोनों का एज हम लोग निकाल रहे हैं। आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन, तो रोहन अगर आज x साल का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा क्या? अगर वो जो 10 साल का है तो 3 साल बाद 13 का हो जाएगा, तो ऐड ही तो करना है। सेम बात आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन्स मदर, वो क्या हो जाएगा? x प्लस 29 होगा क्या? x प्लस 26 की पहले थी वो, 3 साल और ऐड कर दिए तो x प्लस 29 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है। अब प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 360, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एज है इसका प्रोडक्ट दे रखा है। तो क्या लिख दें हम लोग? x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 29, और ये किसके बराबर है? 360 के। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 29x, ठीक। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x, और 29 3 120 117, और यह है 360। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास? तो x स्क्वायर प्लस 29 3 32x माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये हो गया 83, 200 183 और 60 3 24 243 आ रहा है मेरे हिसाब से माइनस करने पर, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लेना 243 आ रहा है कि नहीं। 243 आ रहा है। तो अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके दोनों का एज निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को बस देखना था, इक्वेशन बनाना था। सॉल्व करने वाला कहानी अगले एक्सरसाइज से होगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गया, और अब अपने पास है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, तो करके ख़त्म किया जाए इसको, ठीक। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मतलब एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो लिख दिया जाए डिस्टेंस ट्रैवल बाई ट्रेन, जो जो मिल रहा अपने को लिखते चला जाए। डिस्टेंस ट्रैवल बाई ट्रेन, तो कितना डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर। आगे वो कह रहा है कि एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम लोग को स्पीड तो मालूम नहीं है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड को हम लोग क्या मान लेते हैं? x मन में अभी फ़िलहाल लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इफ़ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो मतलब पहले यूनिफॉर्म स्पीड था। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, हमको पता नहीं था तो हम क्या मान लें? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पहले स्पीड था। अब कह रहा है सिचुएशन में कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो वो जो टाइम लेगा वो 3 घंटा कम टाइम लेगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरा राय ये है कि टाइम डिफरेंस इसको सॉल्व करना। अब टाइम डिफरेंस कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग स्पीड का एक जनरल फार्मूला बात करें तो स्पीड का जनरल फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर स्पीड को हम लोग कम कर दे रहे हैं, 8 किलोमीटर पहले कितने स्पीड से चल रहा था? x कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था? 480। अभी भी उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 480। लेकिन अब जो स्पीड है उसको हम लोग क्या कर दिए? x माइनस 8। खुद कॉमन सेंस बताओ, अगर डिस्टेंस वही है लेकिन स्पीड को हम कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? स्पीड अगर कम हो गया, डिस्टेंस वही ट्रैवल करना, तो भाई टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो ये वाला जो सिचुएशन है इस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं T2। और ये वाला जो सिचुएशन है इसमें टाइम कम लगेगा, इसको हम बोलते हैं T1। समझ आया बात? मतलब ये जो T2 है वो बड़ा है किससे? T1 से। और कह रहा है कि जो टाइम का डिफरेंस है, मतलब कितना ज़्यादा समय लग रहा है, तो जो समय लग रहा है वो कितना ज़्यादा समय लग रहा है? 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है अपने पास, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। कहने का मतलब इसको एक और सब तरीके से लिखा जाए तो ये हम लिख सकते हैं कि जो दूसरा टाइम है, मतलब जो T2 है ना, जो T2 है वो क्या हो रहा है? देन इट वुड टेक 3 आवर मोर। जो T2 है वो क्या है? 3 आवर ज़्यादा लग रहा, किससे? T1 से। यही तो कह रहा है कि जो T2 का समय लग रहा है वो पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मोर देन द सेम डिस्टेंस। तो ये जो लिखा हुआ है सब, इसको समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं कि जब कभी भी स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक में, तो ज़्यादातर कोशिश करना है टाइम डिफरेंसेस सॉल्व करने का, ठीक है। कैसे टाइम डिफरेंस? तो पहले वाले से हम लोग टाइम निकाले, सारे बवाल को साफ़ किया जाए, ठीक।
तो यहाँ से टाइम क्या निकल के आएगा, लिख देते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन, जिसको हम लोग बोल देते हैं T1। अब T1 क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपन, जैसे अभी हम लोग देखें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इफ स्पीड बिकम x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर इतना स्पीड हो जाएगा, देन टू कवर सेम डिस्टेंस, ठीक है, टू कवर सेम डिस्टेंस। तो इस केस में फिर टाइम क्या हो जाएगा, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 अपॉन में x माइनस 8 हो जाएगा। ये दो टाइम निकल के आ गया अपने पास, एक आ गया T1, एक आ गया T2। और अभी हम बोल रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, टाइम डिफरेंस लेके सॉल्व करना है। तो हम कोशिश करते हैं यहीं कर दिया जाए टाइम डिफरेंस। तो वो कैसे आ रहा है, तो हमको ये पता चल गया। देखो अब या तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखो, सिचुएशन ये कह रहा है कि जो टाइम है T2 है वो 3 घंटा ज़्यादा है T1 से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिखा है कि देन इट वुड टेक 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब जो नया समय लगेगा 3 घंटा ज़्यादा लगेगा पहले वाले से, ये हो गया। या फिर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन सेंस पहले इस्तेमाल करो कि टाइम ये है, टाइम ये है। अगर हम लोग को सेम डिस्टेंस कवर करना है और स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो कहने का मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा हो गया। तो ये जो T2 है वो हो जाएगा पहले, टाइम डिफरेंस के लिए हम बता रहे हैं, तो T2 हो जाएगा पहले माइनस T1 हो जाएगा। और दोनों में कितने का डिफरेंस है टाइम का, 3 आवर का। अब T2 कहने का मतलब क्या है, लिखे हम लोग 480 अपॉन में x माइनस 8, और T1 कहने का मतलब है 480 अपॉन में x, और यहाँ अपने पास 3 आवर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 480x क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसके साथ, ये इसके साथ, माइनस 480x, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 480 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8 8 या 60, 4 6 कैरी, तो 3840 आ रहा है ये प्लस का। अपॉन में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा भी इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो अपॉन में जब इसको लिखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और साइड में है अपने पास ये 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो ये तो पार्टी खत्म ही हो गया, कैंसिल हो गया ये वाला पार्टी। तो जो बच रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं, बचेगा क्या, तो 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब 3 कॉमन लेके मार देते हैं, तो 3 कॉमन लेके अगर मार देंगे तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 8x बचेगा। इसको एक लाइन में अगर लिखा जाए तो एक लाइन में क्या अपने पास इक्वेशन आएगा, तो वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, और आगे हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आंसर नहीं निकाला, फिलहाल बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो फिर से हम दोहरा दें कि जब कभी भी स्पीड डिस्टेंस टाइम आएगा तो कोशिश करना टाइम डिफरेंस से सॉल्व करने का, उससे थोड़ा मेरे हिसाब से आसानी से सॉल्व हो जाता है। थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो गया लेकिन सॉल्व आसानी से हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे समझ आएगा। बाकी हम लोग देखते हैं अब अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, और वहाँ पे हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से भी और फार्मूला से भी। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, अपना ख्याल रखो, फिर राम राम।